नमस्ते प्यारे सुनने वाले। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो किसी ईंट पत्थर से नहीं बल्कि पसीने, मेहनत और सपनों से बनी है। इसका नाम है पसीने का घर, जहां एक मजदूर पिता अपने झुर्रियों भरे माथे और पसीने से भीगे कंधों पर सालों साल ईंट दर ईंट जोड़ता रहा ताकि उसके बच्चों को एक छत मिल सके। एक ऐसा घर जो सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि उम्मीदों और मोहब्बत का बना हो। यह कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं, ये उस सफर की याद है जहां छोटी सी थाली में बंटी हुई रोटियां भी दावत लगती थीं, जहां टूटी चारपाई पर नींद भी गहरी होती थी और जहां जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत परिवार की हंसी हुआ करती थी। जैसे जैसे आप इस किस्से में डूबेंगे वैसे वैसे आपकी सांसें हल्की होने लगेंगी, आपकी आंखें नींद की चादर से ढकने लगेंगी और दिल में एक अजीब सी शांति भर जाएगी। अगर इस तरह की मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपके दिल को छूती हैं तो इस सफर का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि यहां हर दिन एक नया सपना आपको सुलाने आता है। तो अब बताइए, आप यह कहानी किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है? क्योंकि आपके हर छोटे से शब्द से यह एहसास होता है कि आप मेरे साथ हैं, ठीक उसी घर के आंगन में जहां हवा भी धीमी चलती है और नींद हमेशा खुली मिलती है। अब चलिए, पंखे की हल्की सरसराहट सुनिए, अपनी सांसों की थकान को धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए और आंखों को आधा आधा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम कदम रखते हैं उस छोटे से घर में जिसकी हर ईंट, हर दीवार एक पिता के पसीने से चमकती है। बरसात का महीना था। आसमान में काले बादल उमड़े हुए थे, मानो धरती पर अपनी पूरी ताकत से बरस जाने को तैयार हों। गांव की पगडंडी कीचड़ से भर गई थी और गली गली में पानी जमा हो चुका था। दूर कहीं ढोलक की थाप और शादी ब्याह के गीतों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर नदी किनारे बने उस छोटे से कच्चे मोहल्ले में सिर्फ अंधेरा और भीगी मिट्टी की सौंधी गंध थी। मोहल्ले के एक कोने में खपरैल और बांस की बल्लियों से खड़ी की गई झोपड़ी खड़ी थी। छप्पर के ऊपर सूखी घास और पॉलीथिन की चादरें डालकर किसी तरह उसे बरसात से बचाने की कोशिश की गई थी, मगर बूंदों का रास्ता ढूंढ लेना बड़ा आसान होता है। टप टप करके पानी झोपड़ी के भीतर गिर रहा था। मिट्टी का फर्श गीला होकर कीचड़ सा बन गया था। अंदर चारपाई पर रामस्वरूप अपने बच्चों को कसकर लपेटे बैठा था। उसके चेहरे की गहरी रेखाएं, माथे पर चिपकी पसीने और बारिश की बूंदें और आंखों के नीचे थकान की परतें सब मिलकर एक ही कहानी कह रही थीं, मेहनत और संघर्ष। बाबूजी, फिर से बिस्तर गीला हो गया, राजू ने कांपते हुए कहा। उसकी उम्र 12 साल की थी, मगर चेहरा उम्र से ज्यादा गंभीर दिखता था। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह अपने छोटे भाई श्याम और बहन गीता को बचाने की कोशिश कर रहा था। सावित्री, जो चूल्हे की राख से छोटे छोटे गड्ढे भर रही थी ताकि पानी रुक सके, बच्चों की बात सुनकर एक क्षण को ठिठक गई। उसका मन रो पड़ा, मगर आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद आंसू भी अब सूख चुके थे। उसने टूटी मटकी उठाई और टपकते पानी के नीचे रख दी। राजू, तू बहन भाई को संभाल, मैं देखती हूं। उसकी आवाज में थकान थी, मगर साथ ही एक मां की अडिग मजबूती भी। रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। डर मत बेटा, ये रात भी गुजर जाएगी, पर याद रख, एक दिन हम ऐसे नहीं जिएंगे। मैं तुझे पक्के घर में पढ़ने बैठाऊंगा, ईंट ईंट जोड़कर बनाऊंगा, चाहे कितने ही साल लग जाएं। राजू ने पिता की आंखों में देखा। वहां अंधेरे के बीच भी एक अजीब सी चमक थी, सपनों की चमक। गीता, जो 9 साल की थी, मां की गोद में दुबकी बैठी थी। उसने धीरे से कहा, अम्मा, जब हमारा नया घर बनेगा ना, तो उसमें छत से पानी नहीं टपकेगा। सावित्री ने उसका माथा चूम लिया। नहीं बिटिया, वहां तू बिना डर के सोएगी, बिना भीगे। वहां तू अपनी किताबें रखेगी और बारिश चाहे जितनी हो तुझे छत ढक कर रखेगी। श्याम, सबसे छोटा, 5 साल का, मासूमियत से बोला, और उसमें आंगन होगा, मैं उसमें कबड्डी खेलूंगा। बच्चों की बातें सुनकर रामस्वरूप हंसा।
मगर हंसी में भी दर्द था। हां, आंगन भी होगा, तेरे लिए नीम का पेड़ भी लगाएंगे। बिजली आसमान में कड़की। बच्चों की आंखें डर से सिकुड़ गईं। रामस्वरूप ने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया। उसके भीतर कहीं एक हूक उठी, क्यों मेरे बच्चे इस तरह जीने को मजबूर हैं? मैंने तो कड़ी मेहनत की है, दिन रात खटता रहा हूं, फिर भी ये झोपड़ी क्यों? वह बाहर झांकने लगा। झोपड़ी के बाहर बारिश की धाराएं मिट्टी में नाले बना रही थीं। दूर से किसी के घर की लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसे लगा जैसे वह रोशनी उसे चिढ़ा रही हो। देख, दूसरों के घर पक्के हैं, तेरे बच्चों के लिए छत भी नहीं है। रामस्वरूप ने अपने भीतर की जलन को मुट्ठी बांधकर दबा लिया। नहीं, अब और नहीं। मैं अपने बच्चों को यह हालात नहीं दूंगा। मेरा पसीना गिरेगा, मेरी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन मेरे बच्चों का घर पक्का होगा। यही मेरा सपना है, यही मेरा धर्म है। सावित्री ने उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि उसके पति की बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि पत्थर पर उकेरे वचन हैं। मगर यह भी सच था कि इस सपने को पूरा करने में वर्षों की मेहनत और बलिदान लगेगा। उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं आई। झोपड़ी के भीतर सिर्फ बच्चों की सिसकियां, बर्तनों में टपकती बूंदों की आवाज और पिता की भारी सांसों की गूंज थी। बारिश बाहर थमती नहीं थी, मगर झोपड़ी के भीतर एक नया सपना जन्म ले चुका था। वह सपना था पसीने का घर। सुबह का उजाला गांव की गलियों में फैल चुका था। रात भर की बरसात ने मिट्टी की महक को और भी गहरा कर दिया था। खेतों में पानी भर गया था और बच्चे नंगे पांव कीचड़ में खेल रहे थे, लेकिन रामस्वरूप के घर में अब भी रात का बोझ था। सावित्री झोपड़ी के बाहर आंगन जैसी जगह पर खड़ी होकर मिट्टी की सनी दीवारों को देख रही थी। चारों तरफ भीगी मिट्टी और गीले कपड़े लटक रहे थे। उसके मन में वही सवाल गूंज रहा था, कब तक ऐसे? अंदर चारपाई पर राजू अब भी उनींदा था। रात नींद पूरी न होने से उसकी आंखें बोझिल थीं। गीता अपनी किताब की फटी कापी पलट रही थी। उसमें जगह जगह पानी की बूंदों से फैले दाग थे। अम्मा, देखो मेरी किताब फिर से भीग गई, उसने उदास होकर कहा। सावित्री ने उसकी ओर देखा, कुछ पल को चुप रही, फिर धीरे से बोली, बिटिया, पढ़ाई ऐसे ही चलानी पड़ेगी। घर बनेगा तो तेरी किताबें भी सुरक्षित रहेंगी। तू बस हिम्मत मत छोड़ना। श्याम बाहर मिट्टी में लौट रहा था। उसके हाथ पांव कीचड़ से सने हुए थे। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा देखो, मैं मिट्टी का घर बना रहा हूं। उसकी मासूम मुस्कान ने सबको कुछ पल के लिए हंसा दिया। तभी रामस्वरूप झोपड़ी के दरवाजे से बाहर निकला। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में रात का संकल्प अब भी जल रहा था। उसने मिट्टी में घुटनों के बल बैठे श्याम को देखा, जो हाथों से कच्ची दीवार खड़ी कर रहा था। रामस्वरूप वहीं बैठ गया और बेटे की बनाई हुई छोटी दीवार को देखता रहा। श्याम, जब तेरा घर पूरा बनेगा तब तू उसमें मिट्टी से नहीं, ईंटों से दीवार बनाएगा। श्याम ने भोलेपन से पूछा, बाबूजी, ईंटें महंगी होती हैं क्या? रामस्वरूप ने गहरी सांस ली। हां बेटा, ईंटें महंगी होती हैं, लेकिन तेरे बाबूजी अपने पसीने से हर ईंट खरीदेंगे। राजू यह सुनकर पास आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, स्कूल का मास्टर जी कह रहा था कि अगर मैं अच्छे नंबर लाऊं तो शहर के कॉलेज में भी पढ़ सकता हूं, लेकिन फीस बहुत लगती है। रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। राजू, तू बस मेहनत कर, पैसे की चिंता मत कर। तेरे बाबूजी तुझे पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह मजदूरी न करे। तू किताबों से अपना घर बनाएगा। राजू ने पिता की आंखों में देखा। वहां थकान भी थी और हिम्मत भी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका पिता सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि योद्धा है, जो जिंदगी से जंग लड़ रहा है। सावित्री पास आ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। पर जी, घर भी तो बनाना है, बच्चों की पढ़ाई भी है। अकेले आप कितना बोझ उठाएंगे?
रामस्वरूप ने गहरी आवाज में कहा, बोझ नहीं है सावित्री, ये मेरा सपना है। मेरे बच्चों को छत मिले, पढ़ाई मिले, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं रोज ईंट गारा ढोऊंगा, दिन रात खटूंगा, लेकिन देख लेना, एक दिन यहां ईंटों की नींव पड़ेगी। इतना कहते ही उसने जमीन पर एक लकड़ी से एक आड़ी तिरछी लकीरें खींची। देखो, यहां होगा हमारा आंगन, यहां पर चारपाई रखेंगे। ये कोना गीता के पढ़ने के लिए होगा, और ये जगह श्याम के खेलने के लिए, और ये दीवार के पास यहीं हमारी रसोई होगी। बच्चे उन लकीरों को ऐसे देख रहे थे जैसे सचमुच घर खड़ा हो गया हो। गीता ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, जब मेरा कमरा बनेगा ना, उसमें एक छोटी सी खिड़की होगी, मैं उसमें से आसमान देखूंगी। रामस्वरूप ने उसे सिर से लगा लिया। हां बिटिया, खिड़की भी होगी और दरवाजा भी, और तेरी खिड़की से कभी पानी टपकेगा नहीं। सावित्री भी उस आड़ी तिरछी नक्शे को देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन मन में कहीं आशा का दीपक जल उठा था। उसे पता था कि यह सपना आसान नहीं है, मगर सपनों का बीज तो बो दिया गया है, अब मेहनत से इसे सींचना है। उस दिन से रामस्वरूप ने मन ही मन तय कर लिया, अब हर पसीने की बूंद मेरे बच्चों के घर की नींव में गिरेगी। उस रात जब सब सो रहे थे, रामस्वरूप चुपचाप चारपाई पर लेटे लेटे आसमान की ओर देख रहा था। तारों के बीच उसे अपने बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, और कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, एक दिन पक्का घर होगा। सुबह सूरज की किरणें अभी गांव की झोपड़ियों पर पूरी तरह नहीं पड़ी थीं, लेकिन रामस्वरूप अपने पुराने घिसे हुए गमछे को कंधे पर डालकर काम पर निकल पड़ा। हाथ में फटी हुई बोरी थी, जिसमें उसके खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और प्याज रखा था। सावित्री ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। जी, आज ज्यादा देर मत करना, बच्चे आपका इंतजार करेंगे। रामस्वरूप मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में थकान की छाया थी। सावित्री, जितना देर तक काम करूंगा, उतना घर के लिए पैसा जुड़ पाएगा। बच्चों से कह देना, बाबूजी उनके लिए ईंट जोड़ रहे हैं। सावित्री ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आंखें पति की पीठ देखते देखते भीग गईं। गांव से थोड़ा दूर सड़क के किनारे एक बड़ा मकान बन रहा था। वहां दर्जनों मजदूर ईंट, गारा और सीमेंट ढोने में लगे थे। उसी भीड़ में रामस्वरूप भी था। ठेकेदार, मोटा और खड़ूस आदमी, मजदूरों पर लगातार चिल्ला रहा था, चलो चलो जल्दी, आज ही छत डालनी है, डील दोगे तो पैसे काट लूंगा। रामस्वरूप ने सिर झुकाकर टोकरा उठाया। ईंटों से भरा टोकरा उसके कंधों पर रखा गया, और वह डगमगाते कदमों से ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया। पसीना उसके चेहरे से बहकर आंखों में चला गया, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। हर कदम पर उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, ये ईंट मेरे बच्चों के घर की ओर एक कदम है, ये पसीना मेरे सपने का पानी है। दिन चढ़ते चढ़ते धूप तेज हो गई। सिर पर टोकरा, कंधों पर बोझ, पैरों में छाले, सब कुछ उसके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। दोपहर में मजदूर जब पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगे, तब रामस्वरूप ने अपनी बोरी खोली। उसमें सिर्फ 3 सूखी रोटियां और प्याज था। एक मजदूर ने हंसते हुए कहा, अरे रामस्वरूप, तू तो रोज यही खाता है, कभी सब्जी भी खा लिया कर। रामस्वरूप मुस्कुरा दिया, सब्जी तो तब खाऊंगा जब घर बनेगा, अभी तो हर निवाला मेरे बच्चों की नींव है। पास बैठे बुजुर्ग मजदूर ने उसकी ओर देखकर कहा, तू बड़ा हिम्मत वाला है, लेकिन अकेले आदमी कितनी दूर जा पाएगा। रामस्वरूप ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, हिम्मत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता चाचा, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूंगा। इधर झोपड़ी में सावित्री घर का छोटा मोटा काम कर रही थी। गीता अपनी भीगी हुई पुरानी कापी पर पेंसिल से लिखने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, बाबूजी इतना मेहनत क्यों करते हैं, वो तो रोज थक कर आते हैं। सावित्री ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया,
तेरे बाबूजी पसीना इसलिए बहाते हैं ताकि तू किताब पढ़ सके। उनका सपना है कि तू छत के नीचे बिना डर के पढ़े। राजू, जो पास बैठा था, बोला, अम्मा, मैं भी बड़ा होकर बाबूजी के साथ ईंट उठाऊंगा, घर जल्दी बन जाएगा। सावित्री ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं राजू, तू किताब उठाएगा, ईंट नहीं। तेरे बाबूजी की यही तो ख्वाहिश है। श्याम, जो मिट्टी में खेल रहा था, मासूमियत से बोला, अम्मा, जब हमारा नया घर बनेगा उसमें मैं अपने दोस्तों को खेलने बुलाऊंगा। उसकी हंसी सुनकर झोपड़ी का अंधेरा पल भर को उजाला हो गया। शाम ढलते ढलते रामस्वरूप की देह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ थी। जब वह घर लौटा तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। राजू ने पूछा, बाबूजी, आज कितनी ईंटें उठाई? रामस्वरूप ने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा, इतनी कि हमारे घर की नींव का एक कोना भर जाए। गीता ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, मैं भी किताब से घर का सपना बनाऊंगी। श्याम ने भोलेपन से कहा, और मैं आंगन में नीम का पेड़ लगाऊंगा। सावित्री ने पति के थके हुए चेहरे को देखा और धीरे से कहा, जी, आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा। एक दिन यह झोपड़ी सचमुच ईंटों का घर बन जाएगी। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तारों के बीच उसे फिर वही सपना दिखा, पक्का घर, बच्चों की हंसी और नीम का पेड़। उस रात झोपड़ी के भीतर फिर पानी टपक रहा था, लेकिन इस बार बच्चों की आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में घर का सपना था। और रामस्वरूप ने मन ही मन कहा, पसीना चाहे जितना गिरे, लेकिन यह सपना अब टूटेगा नहीं। सुबह गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी अपनी थैलियां पीठ पर डालकर, कुछ नंगे पांव, कुछ टूटी चप्पलों में सड़क पर भागते हुए निकल रहे थे। कहीं कोई बच्चा नई किताबों की खुशबू सूंघ रहा था, तो कहीं कोई अपनी नई पेंसिल दोस्तों को दिखा रहा था। झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े राजू और गीता ने यह नजारा देखा। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन पैरों में झिझक। राजू की कमीज जगह जगह फटी हुई थी, गीता की छोटी खुली हुई थी और उसके पास सिर्फ एक पुरानी कॉपी थी, जिसकी आधी लिखावट बरसात में धुंधली हो चुकी थी। सावित्री ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, जाओ, देर मत करो, पढ़ाई से ही हमारी किस्मत बदलेगी। गीता ने धीरे से कहा, अम्मा, सबके पास नई किताबें और नई स्लेट है, हमारी तो कॉपी भीग गई है। सावित्री का दिल कसक उठा, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। बिटिया, नई हो या पुरानी, ज्ञान वही है। तू मन लगाकर पढ़, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। श्याम पास खड़ा खिलखिला रहा था। राजू भैया, जब तू मास्टर बन जाएगा तो मुझे भी पढ़ाना। राजू ने हंसकर उसके गाल दबा दिए। हां पगले, तू मेरा पहला छात्र होगा। राजू और गीता जैसे तैसे चलकर स्कूल पहुंचे। गांव का सरकारी स्कूल था, जिसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुईं और छत से छूने की परतें झर रही थीं। मगर बच्चों की भीड़ वहां भी किसी मेले से कम नहीं थी। स्कूल के आंगन में बड़ी नीम का पेड़ था। उसके नीचे मास्टर जी लकड़ी की चौकी पर बैठकर बच्चों की हाजिरी ले रहे थे। राजू, हाजिर मास्टर जी। गीता, जी हाजिर। मास्टर जी ने उनकी फटी किताबों और पुराने कपड़ों पर नजर डाली, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि ये बच्चे गरीब हैं, लेकिन पढ़ने की लगन उनमें गहरी है। कक्षा में बैठते ही मास्टर जी ने सवाल पूछा, बच्चों, बताओ मेहनत करने से क्या मिलता है? कुछ बच्चे चुप रहे। कोई बोला खाना, कोई बोला पैसे। राजू ने हाथ उठाकर कहा, मास्टर जी, मेहनत से सपना पूरा होता है। पूरी कक्षा उसकी ओर देखने लगी। मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई। शाबाश राजू, यही सही जवाब है। मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। गीता ने भी हाथ उठाया। मास्टर जी, अगर कोई बहुत गरीब हो तो क्या वो भी मेहनत से बड़ा बन सकता है? मास्टर जी कुछ क्षण चुप रहे,
फिर बोले, हाँ बिटिया, गरीबी कभी किसी को रोक नहीं सकती, बस मन में हिम्मत और पढ़ाई का दीपक जलना चाहिए। गीता की आंखें चमक उठीं। दोपहर के बाद जब बच्चे अपने अपने टिफिन खोल रहे थे, राजू और गीता चुपचाप पेड़ की छाया में बैठे रहे। उनके पास खाने को सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। एक बच्चा नई किताब दिखा रहा था। गीता उसकी किताब के पन्ने छूने को मचल उठी। राजू ने उसकी झिझक समझ ली। उसने अपनी बहन से कहा, रो मत गीता, एक दिन हमारे पास भी ढेर सारी किताबें होंगी। बाबूजी ने कहा है ना, घर बनेगा तो उसमें तेरी खिड़की होगी और वहां तेरी किताबों की अलमारी भी होगी। गीता की आंखें चमक गईं। उसने धीरे से कहा, हां भैया, मैं भी डॉक्टर बनूंगी, लोगों का इलाज करूंगी। राजू ने उसे गले लगा लिया, और मैं मास्टर बनूंगा, तब कोई बच्चा बिना किताब के नहीं रहेगा। शाम को जब बच्चे घर लौटे तो राम स्वरूप पहले से ही मजदूरी से लौटकर झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ पांव धूल और पसीने से सने थे। राजू ने उत्साह से कहा, बाबूजी, आज मास्टर जी ने मुझे शाबाश दी। मैंने कहा कि मेहनत से सपना पूरा होता है। राम स्वरूप की आंखें गर्व से भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। सही कहा बेटा, तेरे बाबूजी भी तो मेहनत कर रहे हैं ताकि तेरा सपना पूरा हो। गीता ने भी आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, मैंने पूछा था, गरीब भी मेहनत से बड़ा बन सकता है? रामस्वरूप ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। हां बेटिया, गरीब ही तो असली मेहनतकश होता है। जो गरीबी को हराकर बड़ा बने वही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। श्याम मासूमियत से बोला, तो बाबूजी, जब घर बन जाएगा क्या हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी? रामस्वरूप ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। हां बेटा, घर तो गरीबी से लड़ने का पहला हथियार है। जब छत मजबूत होगी तो सपने भी मजबूत होंगे। उस रात झोपड़ी में सब सो रहे थे, लेकिन राजू और गीता की आंखों में अब सिर्फ किताबों का सपना था और रामस्वरूप की आंखों में पसीने से बने घर का। बरसात के बाद का मौसम था। आसमान साफ हो चुका था, लेकिन झोपड़ी की दीवारें अब भी गीली थीं। मिट्टी के फर्श में जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। झोपड़ी के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया में सावित्री बैठी हुई थी। उसके हाथों में एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जो उसने अपने मायके से लाई थी। मशीन का हैंडल झंग खा चुका था, लेकिन अब वही परिवार के सपनों को जोड़ने का सहारा बनने वाली थी। सावित्री धागा डाल रही थी, तभी गीता पास आकर बैठ गई। अम्मा, ये मशीन से आप क्या करोगी? सावित्री मुस्कुरा दी। बिटिया, इससे कपड़े सिलूंगी। गांव की औरतें अपने फटे कपड़े लाएंगी तो मैं उन्हें सी दूंगी। जो पैसे मिलेंगे उससे तेरी किताबें और तेरे भाइयों के लिए चप्पल खरीदेंगे। गीता की आंखों में चमक आ गई। अम्मा, मैं भी सीखूंगी ताकि आपकी मदद कर सकूं। सावित्री ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हां बिटिया, तू सीखेगी, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी कर। उस दिन दोपहर में पड़ोसन रामकली अपनी फटी ब्लाउज लेकर आई। अरे सावित्री, सुना है तू सिलाई करती है, जरा इसे ठीक कर दे। सावित्री ने मुस्कुराकर कपड़ा लिया और मशीन पर बैठ गई। मशीन का हैंडल घुमाते ही घर में टक 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 की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बच्चों के लिए किसी नए गीत जैसी थी। राजू दौड़कर आया और बोला, अम्मा, ये तो बड़ा अच्छा बजता है, जैसे डमरू की आवाज। श्याम तो मशीन के पैडल पर चढ़कर झूलने ही लगा, मगर सावित्री ने हंसते हुए उसे खींच लिया। अरे शैतान, ये खेल का सामान नहीं है, ये तो तेरे सपनों की गाड़ी है। थोड़ी देर में ब्लाउज तैयार हो गया। रामकली ने उसे देखा और बोली, अरे वाह, बिल्कुल नया लग रहा है। ले बहन, ये 2 रुपए रख। सावित्री ने संकोच से पैसे लिए। 2 रुपए की कीमत छोटी थी, मगर उसके लिए यह भविष्य की पहली सीढ़ी थी। शाम को जब रामस्वरूप काम से लौटा तो सावित्री ने उसकी हथेली में वो 2 रुपए रख दिए। ये लो, आज घर में पहली कमाई।
रामस्वरूप की आंखें भर आईं। उसने पत्नी की ओर देखा। सावित्री, तू तो सच में मेरी ताकत है। तूने मेरे बोझ का आधा हिस्सा बांट लिया। सावित्री मुस्कुराई। जी, बोझ नहीं, यह हमारा सपना है। बच्चे सिर्फ आपके पसीने से नहीं, मेरी सुई धागे से भी पलेंगे। राजू ने उत्साहित होकर कहा, बाबूजी, अब हमारी किताबें जल्दी आएंगी ना? रामस्वरूप ने बेटे को सीने से लगाया। हां बेटा, अब तेरी किताबें भी आएंगी और गीता की नई कापियां भी। गीता ने धीरे से कहा, और श्याम के लिए चप्पलें भी। श्याम खिलखिलाकर बोला, मैं तो नंगे पांव ही तेज दौड़ता हूं। सब हंस पड़े। दिन बीतने लगे। सुबह रामस्वरूप ईंट गारा ढोने जाता और घर लौटकर बच्चों के साथ बैठता। दिन में सावित्री मशीन पर टक 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 करती रहती। धीरे धीरे गांव की ओर औरतें भी अपने कपड़े लाने लगीं। कभी किसी का पल्लू फट जाता, कभी किसी का कुर्ता। हर छोटे काम से सावित्री कुछ पैसे जोड़ लेती। राजू अक्सर मशीन के पास बैठकर पढ़ाई करता। अम्मा, ये आवाज मुझे पढ़ाई में और जोश देती है। लगता है जैसे आप मेरे सपनों को सिल रही हो। सावित्री मुस्कुरा देती। हां बेटा, मैं सिलाई नहीं कर रही, तेरे और गीता के भविष्य को जोड़ रही हूं। एक रात सब खाना खाकर बैठे थे। रामस्वरूप ने बच्चों को देखकर कहा, देखो, मैंने आज ईंटों की कीमत पूछी। अगर हम थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहें तो अगले साल नींव डाली जा सकती है। राजू और गीता उत्साहित हो गए। सच बाबूजी, हमारा घर शुरू हो जाएगा? रामस्वरूप ने सिर हिलाया। हां बेटा, ईंटें आएंगी तो मैं खुद नींव डालूंगा और मां की सिलाई से आई कमाई उसी में लगेगी। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, घर हमारा सपना है। जी, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूं, और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन यही सब मिलकर नींव बनेगा। श्याम मासूमियत से बोला, तो बाबूजी, जब नींव बनेगी क्या मैं उसमें हाथ से मिट्टी डाल सकता हूं? रामस्वरूप ने उसे गोद में उठाया। हां बेटा, तेरे हाथ की मिट्टी हमारे घर को और मजबूत करेगी। उस रात झोपड़ी में मशीन ढक दी गई थी, मगर बच्चों के कानों में अब भी टक 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 की आवाज गूंज रही थी। वह आवाज अब सिर्फ सिलाई मशीन की नहीं थी, वह आवाज थी सपनों के धागे की, जो पसीने और मेहनत से बुना जा रहा था। गांव में सावन का महीना लौट आया था। आसमान में काले बादल छाए थे, हवाएं नमी से भरी थीं और हरियाली चारों ओर बिखरी थी। खेत खलिहान पानी से लबालब हो चुके थे। किसानों के चेहरे पर फसल की उम्मीद थी, मगर नदी किनारे बनी रामस्वरूप की झोपड़ी में हर कोई आने वाले दिनों से डरा हुआ था। पिछले साल की बरसात सबको याद थी। कपड़े, बिस्तर, किताबें सब पानी में भीग गए थे। बच्चों ने पूरी रात कांपते हुए काटी थी। सावित्री की आंखों में वह दृश्य अब भी ताजा था। एक दोपहर अचानक आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। बच्चे झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान को देखने लगे। अम्मा, फिर से बारिश आने वाली है, गीता ने घबराकर कहा। सावित्री ने झटपट पुराने बोरों और प्लास्टिक के टुकड़ों को उठाकर छप्पर पर डालने की कोशिश की। हां बेटिया, लेकिन इस बार हमें तैयारी करनी होगी, श्याम मासूमियत से बोला। अम्मा, अगर पानी फिर से अंदर गिरा तो हम नाव बनाएंगे। उसकी बात सुनकर गीता हंस भी पड़ी और आंखों में डर भी भर आया। राजू गंभीर स्वर में बोला, नाव नहीं भैया, हमें घर चाहिए, ऐसा घर जिसमें बरसात कभी ना घुसे। सावित्री ने बेटे की ओर देखा और मन में बुदबुदाई। हां बेटा, वही घर तो तेरे बाबूजी बनाने का सपना देख रहे हैं। शाम को रामस्वरूप मजदूरी से लौटा। उसके कपड़े धूल और पसीने से सने थे। जैसे ही उसने बच्चों को घबराए देखा, उसने समझ लिया कि डर वापस लौट आया है। क्या हुआ? उसने आवाज में सख्ती भरते हुए पूछा। राजू बोला, बाबूजी, फिर से बारिश आने वाली है, किताबें भीग जाएंगी। रामस्वरूप ने बेटे को कंधे पर बिठा लिया। डर मत बेटा, हां बारिश आएगी, लेकिन याद रख,
ये झोपड़ी हमारी आखिरी बरसात है, इसके बाद तू पक्के घर में होगा। सावित्री ने धीरे से कहा। जी, पर अभी तो यही झोपड़ी है, बच्चों की किताबें कहां रखें? रामस्वरूप ने गहरी सांस ली। कल मजदूरी से लौटते समय मैं एक पुराना लोहे का संदूक खरीद लाऊंगा, उसमें किताबें रख देंगे। जब तक घर नहीं बनता हमें इन्हीं छोटे उपायों से लड़ना होगा। सावित्री की आंखों में संतोष उतर आया। अगली रात आसमान गरजने लगा। बादल मानो पूरी ताकत से धरती पर टूट पड़े। झोपड़ी का छप्पर बारिश की धार को रोकने में नाकाम साबित हुआ। जगह जगह से पानी टपकने लगा। गीता किताबें उठाकर कोने में रखे संदूक में डालने लगी। अम्मा देखो, इस बार मेरी कॉपी नहीं भीगेंगी। राजू भी अपनी तरफ से छेदों को कपड़े और मिट्टी से बंद करने की कोशिश कर रहा था। बाबूजी, मैं मदद करता हूं, इस बार पानी अंदर नहीं आने दूंगा। रामस्वरूप ने बेटे को रोकते हुए कहा। बेटा, तू चिंता मत कर, यह काम मेरा है। तू बस मन में याद रख, एक दिन जब छत पक्की होगी तू मास्टर बनकर बारिश की आवाज सुनते सुनते किताब पढ़ेगा। श्याम मां की गोद में दुबका हुआ था। अम्मा, यह बिजली क्यों इतनी तेज चमकती है? सावित्री ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। बेटवा, यह आकाश में देवता का दिया हुआ उजाला है, तू डर मत। रात भर पानी टपकता रहा। चारपाई भीग गई, कपड़े भी। मगर इस बार बच्चों ने रोना नहीं सीखा। वे सब एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे और पिता की आंखों में चमक देखते रहे। रामस्वरूप ने छप्पर से टपकती बूंदों की ओर देखा और मन में कहा, बरसात, तू चाहे जितना बरस ले, तेरे सामने मेरा पसीना हार नहीं मानेगा। जिस दिन नींव डलेगी उसी दिन तेरा डर खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही बारिश थम गई। झोपड़ी के बाहर कीचड़ फैल चुका था। बच्चे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही हिम्मत थी। गीता ने कहा, अम्मा, अब तो जल्दी घर बनाना होगा, बरसात का डर हर साल नहीं सहा जाएगा। रामस्वरूप ने बेटी का सिर सहलाया। हां बेटिया, जल्दी ही वो दिन आएगा। नींव डालने का वक्त अब दूर नहीं है। उस दिन से झोपड़ी का हर टपकता छेद, हर भीगा बिस्तर और हर ठंडी हवा परिवार के लिए सिर्फ दर्द नहीं बल्कि प्रेरणा बन गया। बरसात का डर अब उनके सपनों को और गहरा कर रहा था। बरसात थम चुकी थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और गांव की गलियों में बच्चे कूदते फांदते खेल रहे थे। मगर रामस्वरूप के मन में कुछ और ही हलचल थी। बरसों से जो सपना वह अपने दिल में संजोए हुए था, अब उसे धरती पर उतारने का वक्त आ गया था। एक सुबह वह जल्दी उठकर चौपाल की तरफ गया और वहां के मिस्त्री से बात करने लगा। भाई, मैं अपनी झोपड़ी के पास पक्का घर बनाना चाहता हूं। अभी तो छोटा ही सही, लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए। मिस्त्री ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, रामस्वरूप, नींव तो ईमानदार मेहनत जैसी होनी चाहिए। एक बार डल जाए तो सालों तक अडिग रहे। पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा पर काम मजबूत होगा। रामस्वरूप ने गहरी सांस लेकर कहा, पैसा चाहे जितना लगे भाई, लेकिन बच्चों का घर ऐसा होना चाहिए कि बारिश, आंधी, तूफान भी हार मान जाए। घर लौटकर उसने सावित्री को बताया, नींव डालने के लिए ईंट और गाड़े की जरूरत होगी। मेरे पास मजदूरी के कुछ पैसे हैं और तेरी सिलाई से जो बचत हुई है उसे भी जोड़ देंगे। सावित्री ने तुरंत संदूक खोला। उसमें सावधानी से रखे गए कुछ सिक्के और नोट थे। उसने वह सब रामस्वरूप के हाथ में रख दिए। ये ले जी, ये हमारे बच्चों की किताबों और चप्पलों से बचे हुए पैसे हैं। इन्हें अब उनकी छत बनाने में लगा दो। राजू ने मासूम उत्साह से कहा, बाबूजी, मैं भी मदद करूंगा, गाड़े की बाल्टी उठा दूंगा। गीता बोली, मैं ईंटें गिनूंगी ताकि कोई धोखा ना दे। श्याम ने ताली बजाकर कहा, और मैं भी मिट्टी डालूंगा। रामस्वरूप हंस पड़ा। हां हां, सबका काम तय हो गया। ये घर हमारा होगा तो मेहनत भी सबकी होगी। अगले दिन से काम शुरू हो गया। झोपड़ी के पास थोड़ी सी जमीन को समतल किया गया। रामस्वरूप खुद गड्ढा खोदने लगा।
उसके हाथों में फफोले पड़ गए, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजू पानी लाता, गीता मिट्टी हटाती और श्याम खेल खेल में गड्ढे में मिट्टी डाल देता। सावित्री पास ही खड़ी बच्चों पर नजर रखती और जब जब पसीना रामस्वरूप की आंखों में जाता वह आंचल से पोंछ देती। धीरे करिए जी, सावित्री ने कहा, इतनी जल्दी मत करिए, सेहत बिगड़ जाएगी। रामस्वरूप ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे ये तो बस शुरुआत है, असली मेहनत तो अभी बाकी है, लेकिन जब ईंटें लगेंगी और दीवार उठेगी तब देखना, सपनों का घर सामने होगा। शाम होते होते गड्ढा तैयार हो गया। उसमें पत्थर और गारा डालकर नींव की पहली परत बिछाई गई। रामस्वरूप ने अपने हाथों से पहली ईंट रखी। उसने बच्चों को बुलाया, आओ तुम सब भी इस ईंट को छुओ, ये तुम्हारा घर है, इसमें तुम्हारे हाथों की गर्माहट चाहिए। राजू ने ईंट पर हाथ रखा और बोला, ये दीवार मुझे मास्टर बनने का आसरा देगी। गीता ने हाथ रखा, ये घर मुझे पढ़ाई करने का कोना देगा। श्याम ने अपने नन्हे हाथ रख दिए और हंसते हुए बोला, ये घर मुझे बारिश से बचाएगा। सावित्री की आंखों से आंसू झरने लगे। हे भगवान, इन छोटे छोटे हाथों का सपना पूरा करना। ये ईंटें सिर्फ मिट्टी नहीं, इनके भविष्य की नींव हैं। रात को जब सब खाना खाकर बैठे तो झोपड़ी के दरवाजे से बाहर देखा। वहां जहां दिन भर गड्ढा खोदा गया था और नींव रखी गई थी, अब एक दीपक जल रहा था। सावित्री ने वह दीपक रखा था। ये रोशनी उस घर के लिए है जो अभी बस सपनों में है, लेकिन जल्द ही दीवारों और छत में बदल जाएगा। रामस्वरूप ने गहरी आवाज में कहा, आज नींव रखी गई है, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बच्चे दीपक की लौ को निहारते रहे। वह लौ मानो यह कह रही थी, अब बरसात का डर नहीं, अब सिर्फ उम्मीद का घर है। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की से झांक रही थी। नींव डलने के बाद रामस्वरूप के घर के आंगन में एक अलग ही रौनक थी। बच्चे उठते ही नींव के चारों ओर दौड़ने लगे। उन्हें लगता था कि अब उनका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। उस दिन रामस्वरूप कुछ मजदूरों के साथ बैलगाड़ी में ईंटें लेकर आया। गांव वाले हैरान थे। अरे रामस्वरूप, तू भी अब पक्का घर बनाएगा? इतना पैसा कहां से आया? रामस्वरूप ने हंसते हुए कहा, पैसा नहीं भाई, ये मेरी सालों की पसीने की कमाई है और बच्चों का भविष्य भी। ईंटें आंगन में ढेर होकर रख दी गईं। राजू और गीता खुशी से उछल पड़े। अम्मा देखो ना, अब हमारे घर की दीवारें खड़ी होंगी। श्याम तो नन्हे हाथों से एक एक ईंट उठाकर रखने लगा। सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटवा, अभी तू बड़ा नहीं हुआ है, तेरे हिस्से का काम है बस खिलखिलाना। मिस्त्री ने दीवार उठाने का काम शुरू किया। रामस्वरूप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। राजू पास खड़ा होकर हर ईंट पर गारा चढ़ते देख रहा था। बाबूजी, ये ईंटें अगर एक दूसरे से ठीक से जुड़ेंगी तभी दीवार मजबूत बनेगी ना? रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, जैसे परिवार के लोग अगर साथ रहें तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। यही सीख इस घर की ईंटें भी हमें देती हैं। गीता ने धीरे से पूछा, बाबूजी, ये दीवार कितनी ऊंची बनेगी? इतनी ऊंची कि तू अपनी किताबें आराम से पढ़ सके और तेरा भाई खिड़की से आसमान देख सके। रामस्वरूप ने जवाब दिया। गांव के कुछ लोग पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। देखो देखो, रामस्वरूप मजदूर होकर भी पक्का घर बना रहा है। दूसरा बोला, हां, मेहनत और इरादे से सब कुछ मुमकिन है, वरना कितने लोग पैसे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ये बातें सुनकर सावित्री का सीना गर्व से भर गया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। शाम होते होते दीवारें आधी खड़ी हो गईं। राजू, गीता और श्याम ने दीवार पर हाथ रखकर देखा। राजू ने कहा, अम्मा देखो, ये तो सच में हमारा घर बन रहा है। गीता बोली, मुझे तो लगता है जैसे ये दीवारें हमें बरसात से बचाने के लिए अपनी बाहें फैला रही हैं। श्याम हंसते हुए बोला,
जब घर बन जाएगा तो मैं यहां दीवार पर चढ़कर खेलूंगा। सावित्री ने उसे गोदी में उठाकर कहा, हां बेटवा, लेकिन यह दीवार तेरे खेलने के लिए नहीं, तेरी सुरक्षा के लिए बनेगी। रात को जब सब खाना खाकर बैठे तो बाहर आंगन में अधूरी लेकिन खड़ी दीवारें चमक रही थीं। दियों की रोशनी में वे दीवारें किसी किले की तरह लग रही थीं। रामस्वरूप ने बच्चों से कहा, आज जो ईंटें लगी हैं उनमें सिर्फ मिट्टी नहीं है, उनमें हमारे सपनों का पसीना मिला है। याद रखना, ये घर मेहनत और उम्मीद की गवाही देगा। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, और भगवान गवाह है कि इस घर की हर ईंट बच्चों की मुस्कान के लिए है। बच्चों ने एक साथ कहा, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। दीवारें आधी खड़ी थीं, लेकिन सपनों का घर अब सचमुच आकार लेने लगा था। बरसों से जो सपना रामस्वरूप के दिल में पल रहा था, अब आंखों के सामने आकार लेने लगा था। नींव पर दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। अब बारी थी उस छत की जो पूरे परिवार को बारिश और धूप से बचाएगी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। एक सुबह मिस्त्री और मजदूर घर आए। लकड़ियां, लोहे की छड़ें और सीमेंट सब आंगन में रखा गया। गांव वाले भी देखने जुट गए। राजू ने उत्साहित होकर पूछा, बाबूजी, आज सच में छत बनेगी? रामस्वरूप ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हां बेटा, आज का दिन बड़ा है, अब हमारे सिर पर सच्चा आसरा होगा। सावित्री की आंखों में चमक थी। उसने आंगन बुहारा और भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हे प्रभु, जैसे ये छत हमें ढक लेगी, वैसे ही आप सदा हमें अपनी कृपा से ढके रहना। मिस्त्री ने काम शुरू किया। बांस और लकड़ियों से सहारा देकर ऊपर छत के लिए ढांचा बनाया गया। मजदूर गारा और सीमेंट उठाकर ऊपर चढ़ा रहे थे। रामस्वरूप भी पीछे नहीं रहा। उसने मिट्टी गूंथी, पानी उठाया और हर हाथ में ताकत झोंक दी। गीता दीवार के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। अम्मा, ये छत तो हमारे ऊपर एक बड़ी चादर जैसी होगी ना? सावित्री बोली। हां बेटी, ये छत हमें ठंडी हवाओं और गर्म धूप से बचाएगी। ये हमारी मेहनत की सबसे बड़ी गवाही होगी। राजू बाल्टी में पानी भर भर कर मजदूरों को देता। बाबूजी, ये लीजिए पानी, दीवार मजबूत होनी चाहिए। श्याम अपनी नन्ही हथेलियों से छोटी छोटी ईंटें उठाकर ले जाता और कहता, मैं भी मदद करूंगा। सब हंस पड़ते। रामस्वरूप ने उसे गोदी में उठा लिया। तू अभी छोटा है बेटा, लेकिन तेरे छोटे हाथ भी इस घर की ताकत बनेंगे। गांव के बुजुर्ग भी देखने आए। एक ने कहा, रामस्वरूप, तूने पसीने से जो कमाया है वो सच में अमूल्य है। ये घर तेरा नाम रोशन करेगा। दूसरा बोला, तेरे बच्चों की तकदीर इस छत से बदल जाएगी। तूने मेहनत का सही मतलब दिखाया है। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब मेरी पत्नी और बच्चों का आशीर्वाद है। मैं तो बस मजदूरी करता हूं, हिम्मत ये सब देते हैं। शाम ढलते ढलते ढांचे पर गारा और सीमेंट डाल दिया गया। छत पूरी तरह जमने में समय लगेगा, लेकिन अब घर सचमुच तैयार दिखने लगा था। रामस्वरूप ने आंगन से ऊपर देखा। देखो, अब हमारे सिर पर आसमान नहीं, हमारी खुद की छत है। सावित्री ने आंखें बंद कर आभार जताया। भगवान, अब बच्चों के सिर पर हमेशा ये छत बनी रहे। राजू, गीता और श्याम ने हाथ उठाकर ताली बजाई। राजू बोला, अब बारिश में पानी नहीं टपकेगा। गीता बोली, अब मैं खिड़की के पास बैठकर पढ़ सकूंगी। श्याम चहक उठा, अब मैं घर के अंदर खेलूंगा, भीगूंगा नहीं। रात को पूरा परिवार अध बनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और ऊपर बनी छत को देख रहा था। चांदनी उस पर पड़ रही थी और वह ऐसे चमक रही थी मानो सचमुच सपनों की छत हो। रामस्वरूप ने धीमे स्वर में कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित है। यह घर सिर्फ दीवार और छत नहीं, हमारी मेहनत का मंदिर है। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया और बच्चों को सीने से लगा लिया। हां जी, यह सच में हमारे पसीने का घर है। छत जम चुकी थी।
दीवारें सीधी और मजबूत खड़ी थीं। घर अब अधूरा नहीं रहा, बल्कि पूरा आसरा बन चुका था। रामस्वरूप और सावित्री के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। बरसों की मेहनत, पसीना और बलिदान आज रंग ला चुका था। सुबह सुबह सावित्री ने नए घर के आंगन में झाड़ू लगाया, गोबर से लिपाई की और दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण बांधी। राजू और गीता ने मिलकर मिट्टी के दीपक सजाए। श्याम खुशी से इधर उधर दौड़ रहा था। सावित्री बोली, आज हम पहली बार अपने घर में सोएंगे। बच्चों, आज की रात याद रखना, यह हमारी मेहनत का फल है। रामस्वरूप ने चुपचाप दीवार को हाथ लगाया और धीरे से कहा, तू अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहा, तू मेरा सपना है, मेरे बच्चों की ढाल है। गांव वालों ने भी रामस्वरूप को बधाई दी। कुछ ने मिठाई भेजी, कुछ ने चावल। सावित्री ने खास पकवान बनाए, चावल, दाल, सब्जी और खीर। बच्चों के चेहरे चमक रहे थे। राजू बोला, अम्मा, ये तो लगता है जैसे त्योहार है। गीता हंसते हुए बोली, हमारा घर ही सबसे बड़ा त्योहार है। श्याम ताली बजाकर बोला, आज तो मैं बहुत खाऊंगा। रात गहराई। घर के अंदर दिए जलाए गए। दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। परिवार ने नए घर के फर्श पर चटाई बिछाई और सब मिलकर बैठ गए। रामस्वरूप ने कहा, आज हम पहली बार अपने पक्के घर में सो रहे हैं। यह सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत की कहानी है। बच्चों, इसे हमेशा सम्मान देना। राजू गंभीर होकर बोला, बाबूजी, मैं कसम खाता हूं कि इस घर की दीवारों पर कभी कलंक नहीं आने दूंगा। गीता बोली, मैं इसे पढ़ाई और ज्ञान से रोशन करूंगी। श्याम मासूमियत से बोला, और मैं इसमें खूब खेलूंगा ताकि घर कभी अकेला ना हो। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को सीने से लगाया। ये घर हमारे बच्चों के वादों से ही सुरक्षित रहेगा। दीपक की लौ हिल रही थी। बाहर चांदनी छत पर बिखरी थी। बारिश की एक हल्की फुहार भी पड़ी, लेकिन अब न तो पानी टपका, न ही हवा से झोपड़ी कांपी। राजू ने हंसते हुए कहा, अम्मा देखो, अब बारिश अंदर नहीं आ रही। गीता बोली, अब मैं छत से चांद देख सकती हूं। श्याम बोला, अब तो हम राजा रानी बन गए। रामस्वरूप और सावित्री ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उस थकान में सुकून भी था। रामस्वरूप ने धीमे स्वर में कहा, आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। ये घर बच्चों के सपनों की नींव बनेगा। सावित्री ने सिर झुकाकर भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे बच्चे नींद में डूब गए। राजू के सपनों में किताबें थीं, गीता के सपनों में खिड़की से दिखता आसमान, और श्याम के सपनों में खेल और हंसी। रामस्वरूप और सावित्री देर तक छत को देखते रहे। उस पक्के घर की पहली रात इतिहास बन गई। एक मजदूर पिता के पसीने की गवाही और एक मां के धैर्य की जीत। पहली रात पक्के घर में बिताने के बाद सुबह जैसे ही सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं, पूरे घर में एक नई ताजगी भर गई। यह ताजगी सिर्फ सुबह की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो अब दीवारों और छत पर टिकी थी। सावित्री ने आंगन में दीपक जलाकर भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, जैसे आपने हमें यह घर दिया है, वैसे ही हमारे बच्चों के जीवन में भी उजाला बना रहे। राजू खिड़की के पास बैठा किताब खोलकर पढ़ने लगा। अम्मा, अब मैं बारिश से डरकर किताब नहीं छिपाऊंगा। अब तो पढ़ाई आराम से होगी। गीता ने आंगन में पौधे लगाए। मैं चाहती हूं कि हमारे घर में फूल खिले ताकि यह और भी सुंदर लगे। श्याम मिट्टी में खेल रहा था और बार बार घर की ओर देखकर चिल्लाता, यह मेरा घर है, मेरा किला। रामस्वरूप काम पर जाने से पहले बच्चों से बोला, बेटा, यह घर मेरी मेहनत से बना है, लेकिन इसे तुम लोगों को अपने कर्मों से संवारना है। राजू, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। गीता, तुझे अपनी पढ़ाई और हुनर से घर को रोशन करना है। श्याम, तुझे भी मेहनती और सच्चा इंसान बनना है। राजू ने दृढ़ स्वर में कहा, हां बाबूजी, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। एक दिन इस घर का नाम रोशन करूंगा।
गीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी किताबें पढ़ूंगी और घर की देखभाल करूंगी। श्याम खिलखिलाकर बोला, और मैं सबको हंसाऊंगा। सावित्री मुस्कुरा उठी। बच्चों, याद रखना, यह घर तभी पक्का कहलाएगा जब इसमें सपनों की नींव भी मजबूत होगी। गांव की औरतें घर देखने आईं। सावित्री बहन, तुम्हारा घर तो सच में मंदिर जैसा लग रहा है। दूसरी बोली, तेरे बच्चों का भाग्य चमक जाएगा, अब पढ़ाई में मन लग पाएगा। सावित्री ने गर्व से कहा, हां बहनों, यह घर तो सिर्फ पसीने से बना है, असली सजावट तो बच्चों की मेहनत और सपनों से होगी। शाम को जब रामस्वरूप काम से लौटता तो थका जरूर होता, लेकिन जैसे ही घर की दीवारें देखता उसका चेहरा खिल उठता। उसने सावित्री से कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने सच में अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षा दे दी है। ये घर उन्हें बड़ी उड़ान देगा। सावित्री ने जवाब दिया, हां जी, ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बच्चों के सपनों का है। रात को बच्चे फिर छत की ओर देखते हुए सोए। राजू की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। गीता सोच रही थी कि एक दिन वह भी पढ़ाई करके अध्यापिका बनेगी। श्याम अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते हंसते हुए सो गया। रामस्वरूप और सावित्री एक दूसरे को देखकर मन ही मन बोले, अब हमारा जीवन सफल है। ये घर हमारे बच्चों को नई उम्मीद देगा। पक्का घर बन जाने के बाद राजू के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब उसे यह चिंता नहीं रहती थी कि बारिश की बूंदें उसकी किताबें भिगो देंगी या धूप उसकी आंखों को जला देगी। मजबूत दीवारों और छत के बीच बैठकर वह पूरे मन से पढ़ाई करने लगा। सुबह सुबह राजू खिड़की के पास बैठ जाता, जहां से सूरज की रोशनी सीधे उसकी किताबों पर पड़ती। सावित्री उसे दूध और रोटी देकर कहती, बेटा, पेट भरकर खा ले, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। राजू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, मैं इतना पढ़ना चाहता हूं कि आप और बाबूजी को गर्व हो। रामस्वरूप, जो पास ही काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता, ठहर कर उसे देखता और कहता, बेटा, यही असली दौलत है। मेरी मजदूरी तो खत्म हो जाएगी, पर तेरी पढ़ाई तुझे ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। राजू के पास न अच्छे कपड़े थे, न पर्याप्त किताबें। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये मजदूर का बेटा पढ़ाई में क्या करेगा। कुछ बच्चे ताना मारते। राजू का मन टूटता, लेकिन फिर घर लौटकर वह दीवारों को देखता और सोचता, ये घर बाबूजी के पसीने से बना है। अगर मैं हार मान जाऊं तो इन दीवारों का अपमान होगा। वह और ज्यादा मेहनत करने लगता। रात को दिए की रोशनी में पढ़ता। कभी थक कर सो भी जाता तो किताबें सीने पर रखकर ही। गीता भाई को पढ़ते हुए देखती और धीरे से कहती, भैया, जब तुम बड़े आदमी बनोगे मैं सबको बताऊंगी कि ये मेरे भाई हैं। श्याम मासूमियत से पूछता, भैया, जब तुम पढ़ लिख लोगे तो क्या मुझे खिलौने दिलाओगे। राजू हंसकर कहता, हां श्याम, जब मैं कमाऊंगा तो तुम्हें खूब खिलौने दूंगा। सावित्री बेटे की थकी आंखों को देखकर चिंता करती, इतनी मेहनत मत कर बेटा, सेहत भी जरूरी है। राजू उत्तर देता, अम्मा, ये मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी। एक रात काम से लौटकर रामस्वरूप ने राजू को देर तक पढ़ते देखा। उसने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू मेरे सपनों की तरह है। मैंने ईंट ईंट जोड़कर यह घर बनाया, लेकिन तू अपने ज्ञान से इस घर की नींव को और मजबूत करेगा। राजू की आंखें भर आईं। बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं पढ़ लिख कर आपको गर्व महसूस कराऊंगा। दिन गुजरते गए। राजू की पढ़ाई का जुनून और बढ़ता गया। वह खेतों और मजदूरी के बीच समय निकालकर किताबें पढ़ता। कभी किसी से पुरानी किताबें मांग लेता, कभी गांव के मास्टर जी से मदद लेता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी लगन को पहचानने लगे। रामस्वरूप का बेटा मेहनती है, देखना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, वे कहते। रामस्वरूप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता।
सावित्री की आंखों में सपनों की रोशनी भर जाती। उस रात जब सब सो रहे थे, राजू खिड़की से बाहर आसमान देख रहा था। तारों की चमक उसे अपने भविष्य जैसी लग रही थी। वह धीरे से बोला, मैं भी एक दिन इन तारों की तरह चमकूंगा। राजू अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था, लेकिन गीता का मन भी सपनों से भरा हुआ था। वह जब देखती कि भाई कितनी मेहनत करता है तो उसके भीतर भी कुछ बनने की चाह जाग उठती। एक दिन गीता आंगन में बैठी अपनी पुरानी कॉपी में कुछ लिख रही थी। सावित्री ने पूछा, बेटी तू क्या लिख रही है? गीता बोली, अम्मा मैं भी पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि गांव की लड़कियां भी स्कूल जाएं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। सावित्री के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। बिटिया तेरी यह चाहत तो बहुत बड़ी है। भगवान करे तेरा सपना पूरा हो। राजू ने बहन की बात सुनी और पास आकर कहा, गीता तू भी मेरी तरह पढ़ाई कर। हम दोनों मिलकर इस घर का नाम रोशन करेंगे। गीता बोली, लेकिन भैया हमारे पास इतनी किताबें कहां हैं और गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कौन महत्व देता है? राजू ने उसका हाथ थामकर कहा, बहन जब बाबूजी ने पक्का घर बना लिया तो क्या तेरे लिए एक सपना पूरा करना मुश्किल है? तू बस मेहनत कर, बाकी सब हम संभाल लेंगे। श्याम पास से ताली बजाकर बोला, हां दीदी, जब तू मास्टरनी बनेगी तो मैं सबसे पहले तेरे स्कूल में बैठूंगा। सावित्री ने गीता को गले लगाया, बिटिया तेरे बाबूजी भले ही मजदूर हैं, लेकिन उनकी मेहनत तेरे लिए ही है। तू चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगी। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। गांव की औरतें जब सुनती कि गीता पढ़ना चाहती है तो कुछ हंस देती। लड़कियों का काम तो बस घर संभालना है, पढ़ाई करके करेगी क्या? लेकिन गीता चुपचाप सोचती, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सबको दिखाऊंगी कि लड़कियां भी पढ़ाई से दुनिया बदल सकती हैं। शाम को रामस्वरूप घर आया तो सावित्री ने उससे गीता का सपना बताया। रामस्वरूप ने पहले कुछ देर सोचा, फिर गीता की ओर देखा। बिटिया तेरा सपना बड़ा है, लेकिन तेरी चाहत सच्ची है। अगर तू सच में मेहनत करेगी तो मैं अपनी मजदूरी से भी तुझे पढ़ाऊंगा। गीता ने बाबूजी के पैर छुए। बाबूजी मैं वादा करती हूं कि मैं आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। उस रात गीता छत पर बैठी थी। वह चांद को देखकर सोच रही थी, जैसे चांद अंधेरे को रोशन करता है, वैसे ही मैं गांव की लड़कियों की जिंदगी को रोशन करूंगी। राजू उसके पास आकर बोला, बहन तेरा सपना भी पूरा होगा। इस घर की दीवारें सिर्फ मुझे नहीं, तुझे भी सहारा देने के लिए बनी हैं। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हां भैया, अब यह घर सिर्फ ईंटों का नहीं, हमारे सपनों का घर है। जहां राजू किताबों में डूबा रहता और गीता अपने सपनों को संवार रही थी, वहीं श्याम अभी भी बचपन की मासूमियत में खोया हुआ था। उसका संसार पढ़ाई और जिम्मेदारी से नहीं बल्कि खेल, हंसी और कल्पनाओं से भरा हुआ था। श्याम सुबह होते ही बाहर भाग जाता, कभी मिट्टी में किले बनाता, कभी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश करता। एक दिन सावित्री ने उससे पुकारा, श्याम बेटा आजा, दूध पी ले। श्याम मिट्टी से सना हुआ आया और बोला, अम्मा पहले मैं अपना किला पूरा कर लूं, फिर दूध पीऊंगा। राजू हंसते हुए बोला, अरे छोटू, ये मिट्टी का किला कब तक टिकेगा? आ दूध पी ले, तभी बड़ा होकर असली किला बना पाएगा। श्याम ने गंभीर होकर जवाब दिया, भैया अभी तो ये किला मेरा महल है, इसमें तुम सब भी रहोगे। श्याम गांव की गलियों में भी मशहूर था। कभी किसी की मुर्गी को दौड़ाकर पकड़ने लगता तो कभी तालाब में कूदकर मछली पकड़ने की कोशिश करता। गांव वाले हंसते हुए कहते, ये रामस्वरूप का छोटा तो बड़ा ही चंचल है, जब बड़ा होगा तो देखना कितना काम का निकलेगा। गीता अपनी कॉपी में पढ़ाई करती तो श्याम उसके पास बैठकर पेंसिल ले लेता। दीदी मैं भी लिखूंगा, देख
मैंने तेरा नाम लिखा। वह उल्टा सीधा कुछ लिख देता और खुश होकर ताली बजा देता। गीता हंसते हुए कहती, तू सच में बड़ा प्यारा है श्याम, एक दिन तू भी बहुत अच्छा सीखेगा। रामस्वरूप जब दिन भर की मेहनत से थक कर घर आता तो श्याम दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। बाबूजी, देखो मैंने आज मिट्टी से ट्रैक्टर बनाया है। रामस्वरूप का सारा थकान पल भर में दूर हो जाती। वह कहता, बेटा तू ही तो इस घर की रौनक है, तेरी हंसी ही मेरी ताकत है। रात को जब सब सोने जाते तो श्याम सबसे पहले बिस्तर पर कूद कर लेट जाता। दीदी, भैया, आज मैं सपना देखूंगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और तारों से खेल रहा हूं। सावित्री ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जा मेरे लाल, तेरे सपनों की मासूमियत ही इस घर की असली मिठास है। श्याम अभी छोटा था, लेकिन उसकी मासूमियत पूरे घर को हंसी और सुकून से भर देती थी। राजू और गीता जहां अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं श्याम की नटखट बातें सबके दिलों को हल्का कर देती। यह घर अब सिर्फ मेहनत और संघर्ष का नहीं, बल्कि मासूमियत और हंसी का भी आश्रय बन चुका था। बरसात के बाद गांव में सालाना मेला भरने वाला था। यह मेला पूरे इलाके की रौनक हुआ करता था। दूर दूर से लोग आते, दुकानें सजती, झूले लगते और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल जाती। रामस्वरूप ने एक दिन काम से लौटकर घर आकर कहा, सावित्री, इस बार हम सब बच्चों को मेले में ले चलेंगे। इतने दिनों से बच्चे पढ़ाई और काम में लगे हैं, थोड़ा मन भी तो बहलना चाहिए। सावित्री मुस्कुराई, ठीक है, बच्चों को बहुत खुशी होगी। मेले का नाम सुनते ही राजू, गीता और श्याम उछल पड़े। श्याम तो सबसे ज्यादा खुश था। मैं झूला झूलूंगा, बर्फ का गोला खाऊंगा और ढेर सारे खिलौने लूंगा। गीता बोली, मैं तो नई चूड़ियां लूंगी और किताबें भी देखूंगी। राजू मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस सबके साथ घूमने में खुश हूं। रामस्वरूप ने जेब में हाथ डालकर देखा। मजदूरी से थोड़े ही पैसे बचाए थे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बार कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। मेले के दिन पूरा परिवार तैयार होकर गांव के मैदान पहुंचा। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें थीं। कहीं मिठाइयां सज रही थीं, कहीं खिलौनों की झांकियां थीं, कहीं जादूगर का तंबू था, तो कहीं बायोस्कोप वाले लोग बच्चों को तस्वीरें दिखा रहे थे। श्याम एक दुकान की ओर भागा। अम्मा, ये देखो, लकड़ी की सीटी, मैं ये लूंगा। सावित्री ने मुस्कुराकर उसे सीटी दिला दी। गीता ने चूड़ियों की दुकान से हरी लाल चूड़ियां चुनी। अम्मा देखो, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। राजू किताबों की दुकान पर खड़ा हो गया और पुरानी किताबों में से एक विज्ञान की किताब खरीद ली। रामस्वरूप ने बच्चों को झूले पर चढ़ाया। श्याम ऊंचे झूले से चिल्लाता रहा, देखो, मैं आसमान छू रहा हूं। गीता और राजू भी मुस्कुरा रहे थे। सावित्री ने रामस्वरूप से कहा, देखो, बच्चों की हंसी कितनी प्यारी लग रही है, लगता है सारी थकान मिट गई। परिवार ने मेले में जलेबी और कचौरी खाई। श्याम के हाथों में गुब्बारे थे, गीता के हाथों में चूड़ियां और राजू किताब को सीने से लगाए चल रहा था। रामस्वरूप सबको देख रहा था और सोच रहा था, मेरे बच्चों की खुशी ही मेरी असली कमाई है। शाम ढलते ही घर लौटने का समय आया। रास्ते में श्याम अपनी सीटी बजाता हुआ चल रहा था। गीता चूड़ियों को खनकाकर देख रही थी और राजू किताब के पन्ने पलट रहा था। सावित्री ने मन ही मन सोचा, भगवान, मेरे इन बच्चों के सपनों को हमेशा ऐसे ही रंगीन बनाए रखना। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, यह पक्का घर ही नहीं, यह परिवार मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेला है। गांव का मेला बीत गया, लेकिन उसकी खुशी अभी भी सबके चेहरों पर चमक रही थी। बच्चों के पास उनकी छोटी छोटी सौगातें थीं और रामस्वरूप के पास अपने परिवार की हंसी की याद। मगर जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता।
मेले के कुछ ही दिन बाद जिंदगी ने परिवार के सामने एक नया मोड़ ला दिया। रामस्वरूप सुबह सुबह गांव के खेतों में मजदूरी करने गया। अचानक काम करते समय उसका पैर फिसला और वह हल्की चोट खा बैठा। चोट गहरी तो नहीं थी, मगर उसके लिए काम रुक गया। सावित्री ने चिंतित होकर कहा, अजी, अब आप कुछ दिन आराम कर लीजिए। ज्यादा मेहनत करेंगे तो चोट बढ़ जाएगी। रामस्वरूप ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन सावित्री, अगर मैं काम न करूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? यह सुनकर राजू आगे आया। बाबूजी, अब मैं बड़ा हो रहा हूं, स्कूल के साथ साथ थोड़ा काम भी संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। रामस्वरूप ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तेरी जिम्मेदारी पढ़ाई है, काम मैं करूंगा। लेकिन राजू की आंखों में पहली बार दृढ़ता थी। बाबूजी, आपकी मेहनत ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब थोड़ा सा बोझ मुझे भी उठाने दीजिए। गीता ने भी कहा, अम्मा, मैं सिलाई बुनाई सीख लूंगी, गांव की औरतों के कपड़े सी सकती हूं, इससे कुछ पैसे घर में आ जाएंगे। सावित्री ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बिटिया, तेरी सोच ही हमें हिम्मत देती है। श्याम ने भी अपनी मासूम आवाज में कहा, अम्मा, मैं भी काम करूंगा, मैं बकरियां चराऊंगा ताकि बाबूजी को आराम मिले। सब हंस पड़े, लेकिन रामस्वरूप की आंखें भीग गईं। मेरे छोटे से बेटे को भी लगता है कि वह परिवार का सहारा बन सकता है, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात सब आंगन में बैठे थे। रामस्वरूप बोला, यह घर मैंने पसीने से बनाया है, लेकिन अब इस घर की नींव तुम सबके सपनों और मेहनत से मजबूत होगी। शायद यही नया मोड़ है हमारे जीवन का। राजू ने किताब उठाकर कहा, बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद भी करूंगा। गीता बोली, और मैं अपने सपनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं अध्यापिका जरूर बनूंगी। श्याम ने हाथ उठाकर कहा, और मैं सबको हंसाऊंगा ताकि कोई दुखी न रहे। सब हंस पड़े और आंगन की दीवारों में आशा की गूंज फैल गई। यह नया मोड़ कठिनाइयों से शुरू हुआ था, लेकिन अब परिवार ने समझ लिया था कि हर मुश्किल में वे साथ हैं। घर की ईंटें पसीने से जुड़ी थीं, पर दीवारें अब बच्चों की हिम्मत और सपनों से खड़ी हो रही थीं। रामस्वरूप की चोट के बाद घर की जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी बांट दी गईं। राजू के मन में एक बात घर कर गई थी, अब मुझे भी घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। राजू हर सुबह किताब लेकर स्कूल जाता, मगर अब उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि यह भी रहता कि घर की हालत कैसे सुधरे। शाम को लौटकर वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। गांव के 2-3 छोटे लड़के उसके पास पढ़ने आने लगे। उनके पिता ने राजू को 5-5 रुपए देना शुरू किया। राजू के लिए ये रुपए छोटे नहीं थे, बल्कि उम्मीद की पहली सीढ़ी थे। एक दिन जब राजू ने 5 रुपए की पहली गड्डी अपने हाथ में थामी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और बोला, अम्मा, देखो, ये मेरी पहली कमाई है। सावित्री की आंखें भर आईं। बेटा, तू तो सच में अपने बाबूजी की ताकत बन गया। रामस्वरूप खाट पर बैठे थे। राजू ने पैसे उनके हाथ में रख दिए। बाबूजी, ये पैसे आपके हैं। आपने हमेशा हमें खिलाया पिलाया, अब मेरी बारी है। रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। बेटा, ये 5 रुपये नहीं, बल्कि तेरी मेहनत और मेरा गर्व है। तूने आज मेरी सारी तकलीफें हल्की कर दी। गीता बोली, भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं भी जल्दी से कुछ सीखकर घर की मदद करूंगी। श्याम कूदकर बोला, भैया, अब तुम हमें जलेबी भी खिलाओगे ना? सब हंस पड़े और राजू ने वादा किया कि रविवार को पूरे परिवार को जलेबी खिलाएगा। रविवार आया। राजू ने अपनी पहली कमाई में से कुछ पैसे निकालकर बच्चों को जलेबी खिलाई। श्याम तो खुश होकर बोला, भैया, ये जलेबी तो आज सबसे मीठी लग रही है। सावित्री ने मन ही मन सोचा, बेटों की मेहनत और बेटियों के सपनों से ही घर रोशन होता है। राजू की पहली कमाई ने पूरे घर में नई रौनक भर दी।
ये सिर्फ रुपये नहीं थे, बल्कि संघर्ष से मिली पहली जीत थी। रामस्वरूप ने सोचा, आज मेरा बेटा मेरे कंधे का बोझ बांट रहा है। अब यह घर सिर्फ पसीने का नहीं, बल्कि बच्चों की मेहनत और सपनों का भी घर है। राजू की पहली कमाई ने घर में नई उमंग भर दी थी। सावित्री और रामस्वरूप के दिल में अब यह विश्वास गहरा हो गया था कि उनके बच्चे जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। गीता, जो अब किशोरावस्था में पहुंच रही थी, मन ही मन एक सपना संजो रही थी। मैं पढ़ लिख कर अध्यापिका बनूंगी। गीता स्कूल में सबसे होशियार छात्राओं में गिनी जाती थी। अध्यापक अक्सर कहते, गीता, अगर तुम इसी तरह पढ़ाई करती रही तो तुम जरूर आगे बढ़ोगी। ये सुनकर गीता के दिल में उम्मीदें और बढ़ जाती। वह रात को दीपक की टिमटिमाती रोशनी में देर तक पढ़ाई करती रहती। श्याम अक्सर मजाक करता, दीदी, इतना मत पढ़ो, वरना किताबें भी तुमसे डर जाएंगी। गीता मुस्कुरा देती और कहती, श्याम, एक दिन मैं किताबों की दुनिया से रोशनी लेकर पूरे गांव को रोशन करूंगी। एक शाम गीता ने सावित्री से कहा, अम्मा, मैं पढ़ाई पूरी करके अध्यापिका बनना चाहती हूं, क्या आप मुझे सहयोग देंगी? सावित्री ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटिया, तेरे सपनों पर कोई पहरा नहीं लगेगा। तेरे बाबूजी और मैं दोनों तुझे पूरा सहारा देंगे। रामस्वरूप ने भी वहीं खड़े होकर कहा, बेटिया, मैं मजदूर हूं, मेरी जेब भले ही खाली हो, लेकिन मेरी हिम्मत तेरे साथ है। तू पढ़, मैं हर हाल में तुझे आगे बढ़ाऊंगा। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के थे। अगले हफ्ते स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरे जीवन का सपना। गीता ने पूरे मन से निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरा सपना है कि मैं अध्यापिका बनूं, ताकि हर उस बच्चे को पढ़ा सकूं जिसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अनपढ़ न रह जाए। जब उसके निबंध को पहला स्थान मिला तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, गीता, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और सच्चा भी। मेहनत करोगी तो एक दिन जरूर पूरा होगा। गीता घर लौटी और खुशी खुशी पहला पुरस्कार अपने बाबूजी के हाथ में रख दिया। रामस्वरूप ने उसे गले से लगा लिया। बिटिया, तेरे सपनों ने आज मेरे घावों का दर्द भुला दिया। राजू बोला, दीदी, एक दिन मैं तेरे स्कूल के बच्चों को किताबें बांटूंगा। श्याम चिल्लाया, और मैं सबको हंसाऊंगा। घर में हंसी और उम्मीद की गूंज गूंज उठी। गीता का सपना अब परिवार का सपना बन चुका था। रामस्वरूप ने मन ही मन कहा, आज तक मैंने अपने बच्चों के लिए ईंट ईंट जोड़कर पक्का घर बनाया। अब ये बच्चे अपने सपनों की ईंटों से इस घर को रोशनी से भरेंगे। घर में अब उम्मीदों की रोशनी थी। राजू की मेहनत, गीता का सपना और सावित्री रामस्वरूप का सहारा। लेकिन इस सब के बीच सबसे प्यारी रोशनी थी छोटे श्याम की मासूमियत और शरारतें। श्याम की आदत थी कि वह हर बात को खेल बना देता। कभी गीता की किताब छुपा देता, कभी राजू की पेंसिल से खिलौने बनाता, तो कभी अम्मा के आटे में अपनी हथेली का निशान छोड़ देता। एक दिन सुबह सुबह श्याम ने सोचा कि क्यों ना गांव के मुर्गे को पकड़कर घर लाया जाए। वह दौड़ते दौड़ते मुर्गे के पीछे भागा और आखिरकार उसे पकड़ भी लिया। घर आकर बोला, अम्मा देखो, आज से ये मुर्गा हमारे घर का पहरेदार है। सावित्री हंसते हंसते बोली, बेटवा, मुर्गा पहरेदार नहीं होता, वो तो सबको उठाने का काम करता है। श्याम तुरंत बोला, तो अच्छा है, अब हमें देर से उठने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राजू और गीता ठहाका लगाकर हंस पड़े। गीता रात को पढ़ाई करती थी। श्याम ने चुपके से उसकी किताबों में रंग बिरंगे फूल रख दिए। सुबह जब गीता ने किताब खोली तो पन्नों के बीच से सूखे फूल गिरे। गीता गुस्से में बोली, श्याम, मेरी किताबों में ये सब किसने रखा? श्याम मासूम चेहरा बनाकर बोला, दीदी, किताबें भी तो बोर हो जाती हैं,
फूल डाल दिए तो उनमें भी खुशबू आ जाएगी। गीता हंस पड़ी और बोली, तू बड़ा पागल है, लेकिन प्यारा पागल। रामस्वरूप अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। एक दिन वह खाट पर बैठे थे कि श्याम पास आकर बोला, बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं आपको बस गाना सुनाऊंगा और हंसाऊंगा। रामस्वरूप मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तेरी हंसी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इलाज है। एक बार सावित्री ने गुड़ का बड़ा टुकड़ा आंगन में रखा। श्याम ने चुपके से थोड़ा सा काट कर खा लिया। जब सावित्री ने देखा तो बोली, श्याम, ये किसने किया? श्याम ने तुरंत कहा, अम्मा, चूहे ने खाया होगा। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो चूहे के दांत भी तेरे जैसे ही गोल गोल हैं? श्याम शर्मा कर भाग गया और सब हंसते रह गए। श्याम की शरारतें कभी कभी परेशानी देती, लेकिन सच तो यह था कि वही शरारतें पूरे घर को हंसी से भर देती थीं। रामस्वरूप ने एक रात सावित्री से कहा, ये छोटा सा श्याम ही तो है जो हमारे दुखों के बीच भी हंसी की लौ जलाए रखता है। इस घर की असली ताकत यही बच्चों की मुस्कान है। गांव में गर्मी का मौसम था। खेतों की मिट्टी तप रही थी और हवा में लू बह रही थी। इस बीच स्कूल में वार्षिक परीक्षा का ऐलान हुआ। राजू और गीता दोनों ही घबराए हुए थे। राजू ने अम्मा से कहा, अम्मा, अगर इस बार मैं अच्छे अंक नहीं लाया तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? गीता भी बोली, अम्मा, मैं अध्यापिका बनना चाहती हूं, लेकिन अगर अंक कम आए तो? सावित्री ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटवा और बिटिया, डर से कभी कोई जीत नहीं सकता। मेहनत करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। राजू रात दिन पढ़ाई में जुट गया। वह ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के बाद देर रात तक दीपक की रोशनी में किताबें घिसता रहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे अच्छे अंक लाने ही हैं, ताकि बाबूजी का सपना टूटे नहीं। गीता भी पीछे नहीं रही। उसने घर के सारे काम निपटाकर किताबों पर ध्यान लगाना शुरू किया। श्याम उसकी किताबों के पास बैठ जाता और कहता, दीदी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं? गीता मुस्कुराकर कहती, तू तो अभी बच्चा है, लेकिन तेरे सवाल मुझे हिम्मत देते हैं। रामस्वरूप ने अपने बच्चों को पढ़ते देखा तो मन ही मन गर्व हुआ। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, जब मैं ईंट गाड़ा उठाता हूं तो हाथ कांपते हैं, लेकिन तू किताब उठाता है तो मुझे लगता है मेरा बोझ हल्का हो गया। सावित्री रोज बच्चों को समय पर खाना खिलाती और उन्हें उत्साह देती। बिटिया गीता, पढ़ाई में मन लगा, तेरे सपने पूरे होंगे। परीक्षा का दिन आ पहुंचा। सुबह सुबह सावित्री ने बच्चों को गुड़ खिलाया और पानी पिलाया। राजू थोड़ा नर्वस था। उसने बाबूजी के पैर छुए और बोला, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। रामस्वरूप ने कहा, बेटा, तू वही कर जो सीखा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गीता ने भी आशीर्वाद लिया। वह मन ही मन बोली, मैं डरूंगी नहीं, मैं अपने सपनों के लिए लिखूंगी। जाते जाते श्याम बोला, भैया दीदी, अगर परीक्षा में कठिन सवाल आ जाए तो मेरा नाम लिख देना। मास्टर जी सोचेंगे कि यह बच्चा बहुत प्यारा है और आपको पूरे अंक देंगे। सब हंसते हुए निकल पड़े। परीक्षा का डर उनके दिल में था, लेकिन उससे बड़ी थी उनकी मेहनत और परिवार का सहारा। रामस्वरूप ने दरवाजे से बच्चों को जाते देखा और मन ही मन कहा, यह परीक्षा सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जिंदगी की भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे इस परीक्षा में जीतेंगे। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, नतीजे कब आएंगे। राजू और गीता दोनों ही भीतर से घबराए हुए थे। उन्होंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था, अगर अच्छे अंक ना आए तो। सावित्री ने दोनों बच्चों को समझाया, डर क्यों रहे हो, जितनी मेहनत की है उतना फल तो मिलेगा ही। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। श्याम तुरंत बोल पड़ा, हां भैया दीदी,
और अगर अच्छे अंक आए तो मिठाई मेरी तरफ से। राजू हंसते हुए बोला, अरे पगले, तेरे पास पैसे कहां से आएंगे मिठाई लाने के लिए? श्याम मुस्कुराकर बोला, अम्मा के बर्तन बेचकर ले आऊंगा। यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। आखिर वह दिन आ ही गया। स्कूल में बच्चों और अभिभावकों की भीड़ लगी थी। मास्टर जी ने परिणाम घोषित करना शुरू किया। राजू का नाम आया। राजू ने इस बार कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजू का चेहरा गर्व से खिल गया। उसके बाद गीता का नाम आया। गीता ने इस बार कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पूरा स्कूल गूंज उठा। गीता की आंखों में चमक थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में आत्मविश्वास उमड़ आया। घर लौटते ही गीता ने अपना रिपोर्ट कार्ड बाबूजी के हाथ में रखा। रामस्वरूप ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बिटिया, तूने तो इस बूढ़े बाप का सीना चौड़ा कर दिया। यह घर आज सच में पक्का हो गया है। सावित्री ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मेरे लाल और बिटिया, आज मेरे पसीने का हर कतरा सफल हो गया। राजू ने भी बाबूजी से कहा, बाबूजी, अब मैं और मेहनत करूंगा। अगली बार पहला स्थान मेरा होगा। श्याम उछल पड़ा, और मेरी मिठाई कहां है? मैं तो पहले से कह रहा था कि मेरे भाई बहन जीनियस हैं। उस दिन घर के आंगन में सिर्फ मिठाई की मिठास ही नहीं, बल्कि सपनों की मिठास भी बिखरी हुई थी। रामस्वरूप ने रात को आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, तूने मेरी मेहनत को रंग लाया। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे सचमुच मेरी विरासत को आगे ले जाएंगे। नतीजों के बाद घर में खुशी थी। बच्चे अपनी किताबों में और भी मन लगाने लगे थे। एक रात सब आंगन में चारपाई पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। श्याम ने अचानक पूछा, बाबूजी, आप बचपन में कैसे थे? क्या आप भी मेरी तरह शरारती थे? रामस्वरूप मुस्कुरा पड़े। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा बचपन तुम्हारे जैसा नहीं था। मेरा बचपन तो संघर्ष से भरा था। रामस्वरूप ने कहना शुरू किया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे। खेतों में मजदूरी करता था। कई बार तो बिना खाए ही सोना पड़ता। पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन किताबें नहीं थीं। स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। गीता ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। राजू बोला, बाबूजी, क्या आपने कभी स्कूल में कदम रखा था? रामस्वरूप धीरे से बोले, हां बेटा, 2 साल तक पढ़ा था, लेकिन फिर पेट की भूख बड़ी थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब से हाथों में किताबें नहीं, ईंटें और फावड़ा आ गया। रामस्वरूप ने आगे कहा, शहर में कई कई दिन तक मजदूरी की। धूप में ईंट ढोई, बारिश में भीगते हुए काम किया। कभी मालिक डांट देते, कभी पैसे काट लेते, पर मैंने ठान लिया था कि चाहे मैं पढ़ न सका, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर। सावित्री ने बीच में कहा, हां बच्चों, तुम्हारे बाबूजी ने एक एक रोटी बचाकर तुम्हारे लिए किताबें खरीदी। रात रात भर भूखे सोए, लेकिन तुम्हें कभी कमी नहीं होने दी। राजू और गीता की आंखों से आंसू बह निकले। राजू ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबूजी, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। श्याम मासूमियत से बोला, बाबूजी, अगर आप स्कूल नहीं जा पाए तो अब मेरे साथ चलो। मैं मास्टर जी से कह दूंगा कि आपको भी क्लास में बैठने दें। सब जोर से हंस पड़े। रामस्वरूप ने श्याम को गोद में उठाकर कहा, बेटा, तेरी मासूम बात ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस रात आंगन में बैठकर बच्चों ने बाबूजी के संघर्ष की दास्तान सुनी और मन ही मन प्रण लिया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। गीता ने धीरे से कहा, बाबूजी, आपकी अधूरी पढ़ाई अब हमारे जरिए पूरी होगी, ये वादा है। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके दिल में संतोष था। वह मन ही मन बोले, मेरे पसीने का घर अब सच में सपनों का घर बन रहा है।
गांव में सालाना मेला लगने वाला था। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट हो रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, झूले और खिलौनों की दुकानें बच्चों के मन को लुभा रही थीं। श्याम सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह सुबह से ही अम्मा का दुपट्टा खींच खींच कर कह रहा था, अम्मा, कब चलेंगे? मुझे झूला झूलना है, गुब्बारा खरीदना है और जलेबी भी खानी है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, ठहर बेटा, तेरे बाबूजी के काम से लौटने का इंतजार कर, सब साथ चलेंगे। रामस्वरूप जब काम से लौटे तो बच्चों की आंखों की चमक देखकर बोले, चलो भाई, आज तो तुम लोगों की जिद पूरी होगी, हम सब मेले चलते हैं। राजू और गीता भी मन ही मन खुश थे। पढ़ाई का बोझ ज्यादा था, लेकिन इस छोटी सी खुशी का मजा अलग था। सावित्री ने बच्चों को साफ कपड़े पहनाए और सब साथ निकल पड़े। मेले में पहुंचे तो चारों तरफ भीड़ थी। झूलों पर बच्चे झूल रहे थे, कहीं कठपुतली का खेल चल रहा था, कहीं ढोलक की थाप पर नौजवान नाच रहे थे। रंग बिरंगी लाइटों से मेला किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। श्याम ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, मुझे पहले झूले पर बिठाइए। रामस्वरूप ने हंसते हुए उसे झूले पर बैठाया। श्याम खुशी से चीख चीख कर कह रहा था, देखो देखो, मैं उड़ रहा हूं, मैं आसमान छू रहा हूं। राजू और गीता ने भी अपने लिए छोटी सी किताबों की दुकान से नोटबुक और पेन खरीदे। गीता ने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं गुड़ की रेवड़ी लेना चाहती हूं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, ले ले बिटिया, आज तो तेरे लिए सब है। रामस्वरूप ने बच्चों को जलेबी और समोसे खिलाए। श्याम ने मुंह में जलेबी भरते हुए कहा, अरे ये तो मीठा सोना है। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। मेले में शाम को नाटक शुरू हुआ। कहानी थी एक गरीब किसान की जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। राजू और गीता ध्यान से देख रहे थे। राजू ने धीरे से बाबूजी से कहा, यह नाटक तो आपकी कहानी जैसा लग रहा है। रामस्वरूप ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और बोले, हां बेटा, मेहनत हर गरीब का हथियार है। रात को जब सब घर लौटे तो श्याम नींद से झूम रहा था, लेकिन उसके हाथ से गुब्बारा छूटा नहीं। राजू ने कहा, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। गीता ने भी मुस्कुराकर कहा, हां, ऐसे पल हमें और हिम्मत देते हैं। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पसीने का घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि खुशियों का भी बन रहा है। निष्कर्ष, गांव का मेला सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि परिवार की एकता और खुशियों का प्रतीक बन गया। उस रात सबने महसूस किया कि गरीबी कितनी भी हो, लेकिन मिलकर जीने में ही असली सुख है। मेले के बाद घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का था, लेकिन रात को चारपाई पर लेटे हुए राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान के तारों को देख रहा था और सोच रहा था, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बाबूजी की तरह मजदूरी या कुछ अलग? राजू के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वह खुद से कह रहा था, बाबूजी ने इतना संघर्ष किया है, अगर मैं भी मजदूर बन गया तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तभी गीता की नींद खुली। उसने धीरे से पूछा, भैया, सोए क्यों नहीं? राजू बोला, बिटिया, मैं सोच रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि बाबूजी को कभी मजदूरी ना करनी पड़े। उनका पसीना सिर्फ इस घर की ईंटों में नहीं, हमारे सपनों में भी झलके। गीता मुस्कुराई और बोली, हां भैया, मैं भी यही चाहती हूं। तुम जो सपना देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह राजू ने बाबूजी और अम्मा से कहा, बाबूजी, मैं आगे पढ़कर अफसर बनना चाहता हूं, ताकि गांव और हमारे जैसे गरीबों की मदद कर सकूं। रामस्वरूप कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आईं। बेटा, यह सपना बड़ा है, लेकिन याद रखना, बड़ा सपना मेहनत मांगता है। क्या तू इतनी मेहनत कर पाएगा? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, हां बाबूजी, मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा। आपके संघर्ष ने ही मुझे यह सपना दिया है। सावित्री ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तू मेरा शेर है।
तू जरूर सफल होगा। श्याम बीच में कूद पड़ा। भैया, जब तुम अफसर बनोगे तो क्या मुझे भी बड़ी मोटी किताबें दोगे? राजू हंसते हुए बोला, हां, तुझे किताबें भी दूंगा और तेरे लिए एक बड़ी साइकिल भी लाऊंगा। श्याम खुशी से उछल पड़ा। उस रात राजू का सपना सिर्फ उसका नहीं रहा, वह पूरे परिवार का सपना बन गया। रामस्वरूप ने मन ही मन कहा, हे भगवान, इस बच्चे की राह आसान करना। मेरा अधूरा सपना अब इसके जरिए पूरा होगा। आंगन के ऊपर आसमान के तारे चमक रहे थे, मानो राजू के नए सफर को आशीर्वाद दे रहे हों। राजू के अफसर बनने के सपने ने पूरे घर में नई ऊर्जा भर दी थी। अब गीता भी चुपचाप अपने मन में सोचने लगी, क्या सिर्फ भैया ही सपने देख सकते हैं? क्या मैं नहीं? मुझे भी कुछ करना है। एक शाम गीता आंगन में बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन वह पढ़ नहीं रही थी। सावित्री ने देखा और पूछा, क्या हुआ बिटिया, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? गीता ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा, मैं भी पढ़कर कुछ बनना चाहती हूं, सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रहना चाहती। सावित्री ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, अरे बिटिया, ये तो बहुत अच्छा है। तू बता, क्या बनना चाहती है? गीता की आंखों में चमक थी। मैं टीचर बनना चाहती हूं अम्मा, ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़ सकें। मुझे नहीं अच्छा लगता जब पड़ोस की बेटियां स्कूल छोड़ देती हैं। रात को गीता ने बाबूजी और राजू के सामने भी अपनी बात रखी। बाबूजी, मैं भी पढ़कर मास्टरनी बनना चाहती हूं, ताकि और बेटियां भी अपने सपनों की उड़ान भर सकें। रामस्वरूप कुछ देर तक गीता को देखते रहे, फिर बोले, बिटिया, तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। तू वो करेगी जो तेरी अम्मा अपने समय में नहीं कर सकी। मैं तुझे हर हाल में पढ़ाऊंगा। राजू ने तुरंत कहा, गीता, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर बाबूजी का नाम रोशन करेंगे। श्याम ने उत्साह से कहा, दीदी, जब तुम मास्टर नहीं बनोगी तो क्या मुझे बिना होमवर्क के पास कर दोगी? गीता हंस पड़ी और बोली, नहीं श्याम, तुझे तो सबसे ज्यादा होमवर्क मिलेगा। उस रात गीता ने अपनी कॉपी खोली और सबसे ऊपर लिख दिया, मेरा सपना मास्टर नहीं बनना। उसने तय कर लिया कि अब चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पीछे नहीं हटेगी। गीता के इस फैसले से घर में नई रोशनी आ गई। अब राजू और गीता दोनों अपने अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे। रामस्वरूप और सावित्री को लगा कि उनके संघर्षों का फल मिल रहा है। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मेरे बच्चों की उड़ान अब शुरू हो गई है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। राजू और गीता ने अपने अपने सपनों की उड़ान शुरू कर दी थी, लेकिन सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राजू सुबह 4 बजे उठ जाता, दीपक की हल्की रोशनी में किताबें खोलकर पढ़ता। वह गणित के सवाल हल करता, इतिहास के अध्याय याद करता और अंग्रेजी के शब्द लिख लिख कर सीखता। अम्मा कई बार कहती, बेटा थोड़ा सो भी ले, आंखें थक जाएंगी। लेकिन राजू हंसकर कहता, अम्मा, नींद बाद में ले लूंगा, पहले बाबूजी का सपना पूरा कर लूं। गीता भी पढ़ाई में मन लगाती, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी पुस्तकें। कई बार उसे पुरानी फटी हुई किताबों से ही पढ़ना पड़ता। वह कहती, अगर मेरे पास भी नई किताबें होती तो मैं और अच्छा पढ़ पाती। राजू उसे समझाता, गीता, किताबें पुरानी हो या नई, अगर इरादा मजबूत हो तो सीख वही मिलेगी। तू हिम्मत मत हार। उधर रामस्वरूप मजदूरी में और भी जी जान से जुट गए थे। वह सोचते, मेरे बच्चों के सपनों में कमी ना आने दूं, चाहे अपनी थकान क्यों ना बढ़ानी पड़े। कभी कभी वे देर रात तक ईंट ढोते, हाथ छिल जाते, पैर सूज जाते, लेकिन चेहरा बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराता रहता। सावित्री कई बार कहती, इतना मत करिए, शरीर भी तो संभालना है। रामस्वरूप जवाब देते, जब तक शरीर में जान है मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता रहूंगा। गांव के कुछ लोग ताना मारते, रामस्वरूप, क्यों बच्चों को इतना पढ़ा रहे हो?
पढ़ लिख कर क्या करेंगे? आखिरकार तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। रामस्वरूप यह सुनकर बस मुस्कुरा देते। उनका जवाब था, आज मैं मजदूर हूं, लेकिन मेरे बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे। उनका पसीना उनकी कलम से गिरेगा, हथौड़े से नहीं। इस तरह राजू और गीता पढ़ाई की राह पर बढ़ते गए। कभी नींद से लड़ाई, कभी किताबों की कमी, कभी पैसे की तंगी, लेकिन उनका हौसला टूटता नहीं था। राम स्वरूप और सावित्री का विश्वास और बच्चों की मेहनत मिलकर उस सपने को आकार देने लगे जिसे वे पसीने का घर कहते थे। साल भर की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार राजू और गीता दोनों कर रहे थे। वार्षिक परीक्षा। परीक्षा से एक रात पहले राजू अपनी किताबों पर झुका हुआ था। वह हर सवाल को बार बार दोहरा रहा था। श्याम ने देखा और बोला, भैया, तुम तो इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि किताबें भी थक जाएंगी। राजू मुस्कुराया, पगले, किताबें नहीं थकती, इंसान थकता है, और मैं तो अपने बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए कभी थक ही नहीं सकता। दूसरी तरफ गीता शांत मन से पढ़ रही थी। उसने अपनी कॉपी में बार बार लिखा, मैं मास्टरनी बनूंगी। यह लिखकर उसे एक अलग ही ऊर्जा मिलती। अम्मा उसके पास बैठी थीं। उन्होंने कहा, बिटिया, तू तो बहुत समझदार है, तू जरूर अपने सपने पूरे करेगी। गीता ने अम्मा के हाथ दबाए और बोली, अम्मा, ये आपका आशीर्वाद ही तो मेरी ताकत है। सुबह सुबह राजू और गीता साफ कपड़े पहनकर बैग में कॉपियां और पेन लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल का माहौल अलग ही था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई नोट्स देख रहा था, कोई घबराहट में रो रहा था। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, गीता, डरना मत, हमने मेहनत की है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गीता ने सिर हिलाकर हामी भरी। पहला पेपर गणित का था। राजू ने जैसे ही सवाल देखे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे, ये तो वही सवाल हैं जो मैंने रात को हल किए थे। वह तेजी से लिखने लगा। गीता भी आत्मविश्वास से सवाल हल कर रही थी। कभी रुककर सोचती, फिर धीरे धीरे हर जवाब लिख देती। शाम को दोनों जब घर लौटे तो बाबूजी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा पहला पेपर? राजू बोला। बाबूजी, सब ठीक हो गया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गीता ने भी कहा, अम्मा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे सवाल मेरे लिए ही बने थे। सावित्री ने दोनों को गले लगाकर कहा, मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हमेशा सफल करे। श्याम हंसते हुए बोला, अब तो मिठाई पक्की है। उस रात परिवार के हर सदस्य के मन में उम्मीद की लौ जल रही थी। राजू और गीता की मेहनत का पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था और पूरे घर का विश्वास उनके साथ था। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अब इन बच्चों की कलम से भविष्य लिखना। परीक्षा का समय पूरे गांव के लिए सामान्य था, लेकिन रामस्वरूप के घर में यह मानो उत्सव जैसा बन गया था। हर सुबह राजू और गीता समय पर तैयार होकर स्कूल जाते और लौटकर दिन भर तैयारी करते। हिंदी का पेपर हमेशा राजू की कमजोरी रहा था। वह निबंध लिखने से डरता था। जैसे ही उसने पेपर खोला और देखा, मेहनत का फल मीठा होता है, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो मेरी अपनी कहानी है। और फिर उसने पूरी मेहनत से निबंध लिखा। अपने बाबूजी की मजदूरी, अपने घर का संघर्ष और सपनों की बात। दूसरी ओर गीता को हिंदी से खास लगाव था। वह बड़े मन से हर सवाल का उत्तर देती रही। अंत में जब उसने कॉपी बंद की तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। विज्ञान का पेपर गीता के लिए चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही उसने सवाल देखे, उसका माथा पसीने से भीग गया। कुछ सवाल कठिन थे। राजू ने दूर से बहन की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तू कर सकती है गीता। गीता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हर सवाल सोच समझकर हल करने लगी। पेपर के बाद वह बोली, भैया, थोड़ी दिक्कत हुई, पर मैंने हार नहीं मानी। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही तो असली जीत है। डर को जीतना ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
अंग्रेजी का पेपर सबसे कठिन माना जाता था। गांव के ज्यादातर बच्चों की हालत खराब हो गई। राजू ने कई बार सोचा था कि वह अंग्रेजी में कमजोर है, लेकिन इस बार उसने खूब मेहनत की थी। वह शब्दों को याद करता, वाक्य बनाता और दोस्तों से बोलने की कोशिश करता। परीक्षा में जब अनुवाद का सवाल आया तो उसने सहजता से लिखा। हालांकि निबंध में उसे दिक्कत हुई, लेकिन उसने कोशिश पूरी की। गीता ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब पेपर खत्म हुआ तो दोनों ने राहत की सांस ली। हर शाम जब बच्चे परीक्षा से लौटते तो सावित्री उनके लिए गुड़ और दूध तैयार रखती। वह कहती, ये तुम्हारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। रामस्वरूप हर दिन दरवाजे पर खड़े होकर पूछते, बेटा आज कैसा गया? और जब बच्चे मुस्कुराते हुए कहते, अच्छा गया बाबूजी, तो उनका दिल भर आता। श्याम मजाक करता, जब तुम्हारे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तो मैं भी छुट्टी मनाऊंगा। परीक्षा के दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। हर पेपर बच्चों की मेहनत और हिम्मत की कहानी बनता गया। अब राजू और गीता को इंतजार था परिणाम का। परिणाम चाहे जो हो, उन्होंने खुद को साबित कर दिया था कि वे संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। रामस्वरूप ने मन ही मन कहा, मेरे बच्चों ने सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। किताबों की जगह अब इंतजार ने ले ली थी। राजू और गीता दोनों को मालूम था कि उनकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन परिणाम आने तक दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। परीक्षा के अगले ही दिन से घर का माहौल बदल गया था। अब सुबह राजू किताब नहीं खोलता था, बल्कि बाबूजी के साथ खेत में जाता या श्याम के साथ खेल लेता। गीता अम्मा के साथ घर के काम में मदद करती और खाली समय में अपनी कॉपी पर नए अक्षर और गणित के सवाल लिखती रहती। पर उनके मन में एक ही सवाल गूंजता, हमारे नंबर कैसे आएंगे? एक शाम सावित्री ने धीरे से रामस्वरूप से कहा, जी, बच्चों ने मेहनत तो बहुत की है, पर मन डरता है, अगर अच्छा परिणाम न आया तो। रामस्वरूप ने गंभीर होकर कहा, सावित्री, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर नंबर कम भी आए तो भी ये बच्चे जीत गए हैं। उन्होंने हार मानना नहीं सीखा। श्याम बीच में बोल पड़ा, अम्मा, भैया और दीदी तो पास ही होंगे, मुझे तो बस मिठाई का इंतजार है। सब हंस पड़े, लेकिन इस हंसी के पीछे भी एक अनजाना डर छिपा था। गांव के स्कूल में भी बच्चों और अभिभावकों के बीच परिणाम को लेकर हलचल थी। बच्चे आपस में पूछते, तेरा गणित कैसा हुआ? अरे, मुझे तो अंग्रेजी में डर है। राजू और गीता भी जब तब यह बातें सुनते तो उनका दिल और तेज धड़कने लगता। रात को जब सब सो जाते तब राजू और गीता छत पर बैठकर आसमान देखते। राजू कहता, गीता, अगर हम अच्छे नंबर से पास हुए तो बाबूजी को कितनी खुशी होगी। गीता जवाब देती, हां भैया, और अगर नहीं हुए तो बाबूजी निराश तो नहीं होंगे? राजू तुरंत कहता, नहीं गीता, बाबूजी कभी निराश नहीं होंगे। उन्होंने हमें सिखाया है कि मेहनत ही सबसे बड़ी जीत है। गीता चुपचाप आसमान की ओर देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, बाबूजी की मेहनत को रंग लाना। दिन पर दिन परिणाम का इंतजार लंबा होता गया। हर बीतता दिन परिवार की धड़कनों को और तेज कर देता। रामस्वरूप अक्सर कहते, परिणाम जो भी हो, मेरे लिए तो मेरे बच्चे पहले ही विजेता हैं। लेकिन सच यह था कि पूरे परिवार की नजरें अब स्कूल के परिणाम बोर्ड पर टिकी थीं। गांव के स्कूल में आज बड़ा दिन था। सुबह से ही भीड़ लग गई थी। बच्चे, माता पिता और रिश्तेदार सब स्कूल की तरफ दौड़ रहे थे। रिजल्ट का दिन था और हर किसी की धड़कन तेज थी। सावित्री ने सुबह सुबह ही राजू और गीता को नहा धोकर तैयार किया। उनके माथे पर हल्दी और चावल का तिलक लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हारे साथ हों। रामस्वरूप ने भी बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटा, परिणाम चाहे जो हो, मेरे लिए तुम दोनों हमेशा सफल हो। श्याम उछलता हुआ बोला,
भैया दीदी, जल्दी चलो, मुझे भी देखना है कि तुम दोनों कितने नंबर लाए हो। स्कूल पहुंचते ही बच्चों और माता पिता की भीड़ दिखाई दी। कोई दीवार से चिपककर बोर्ड पढ़ रहा था, कोई दोस्तों से पूछ रहा था। शोरगुल में बच्चों की हंसी और घबराहट दोनों गूंज रही थीं। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गीता का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, गीता, डर मत, देख, हमने मेहनत की है, भगवान पर भरोसा रख। अचानक मास्टर जी ने घोषणा की, सभी बच्चे ध्यान दें, इस साल का रिजल्ट बोर्ड पर लगा दिया गया है। भीड़ एकदम से बोर्ड की ओर टूट पड़ी। राजू और गीता भी धीरे धीरे आगे बढ़े। राम स्वरूप और सावित्री थोड़ा पीछे खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। राजू ने सबसे पहले बोर्ड पर अपनी कक्षा का रिजल्ट ढूंढा। उसकी आंखें अपने नाम पर अटक गईं। राजू, प्रथम श्रेणी। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत गीता का नाम ढूंढा और देखा, गीता, द्वितीय श्रेणी। राजू खुशी से चिल्लाया, गीता, हम दोनों पास हो गए और अच्छे नंबर से। गीता की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, भैया, अब बाबूजी का सपना पूरा होगा। रामस्वरूप दौड़कर बच्चों के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और बोले, मेरे लाल, तुमने सच में मेहनत का फल दिखा दिया। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। श्याम उछलकर बोला, अब तो मिठाई पक्की है। सब हंस पड़े। उस दिन पूरे गांव ने रामस्वरूप के बच्चों की मेहनत की तारीफ की। लोग कहते, मजदूर का बेटा बेटी भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। रामस्वरूप ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मेरा घर सच में पसीने से बने उस महल जैसा लग रहा है